नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। यह चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। जो हमारा साइंस स्टडी बेसिक चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल के बारे में। ठीक है ना। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? जो नीला लिटमस पत्र है ना उसको क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। जैसे आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे अनीला आफोर हो गया आपका अम्ल, नी से हो गया नीला, ला से हो गया लाल। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को कैसा करते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है ना। अम्ल आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका क्षार, जिसे कहते हैं बेस। तो क्षार होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक। देखो कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ ऐसे संश्लेषित सूचक भी होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। ठीक है ना। तो प्राकृतिक सूचक एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो आपको क्या लिख देना है? हल्दी है, पिटूनिया है, हाइड्रेजिया है, ये सभी क्या होते हैं? आपके प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेनिन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 3 प्रखंड आपको दिए हैं। जैसे आपको एक है आश्वित जल है, दूसरे में अम्लीय विलयन है, तीसरे में क्षारीय विलयन है। ठीक है ना। और पूछा क्या है कि यदि आपको लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो परखनली में पदार्थों की पहचान करना है। आपको क्या दिया है? लाल लिटमस पत्र दिया है। अब लाल लिटमस पत्र को जैसे आप आंसू जल में डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, अम्लीय विलयन में डालें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही लाल लिटमस पत्र को आप किस में डालोगे? क्षारीय विलयन में डालोगे। तो जो क्षारीय विलयन क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लाल लिटमस पत्र है ना वो हो जाता है। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि ये कैसा विलयन है, अर्थात ये क्या है, इसमें जो पर्कनली है ना इसमें क्या है? क्षार है। ठीक है ना। अब जो नीला लिटमस पत्र आपका हो गया है ना, अब जैसे नीला लिटमस पत्र है तो इसको किस में डालते हैं? अब अम्लीय विलयन में डालते हैं। तो अम्लीय विलयन में डालने से जो नीला लिटमस पत्र वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि इस प्रखनली में क्या है? अम्ल है। ठीक है ना। लेकिन जब हम जो आपका नीला लिटमस पत्र है इसमें डालते हैं ना आंसू जल में, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि ये कैसा है? उदासीन है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्लीय विलयन के बारे में। ठीक है ना। तो अम्लीय विलयन कौन कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी क्या होते हैं? आपके क्या होते हैं? अम्लीय विलयन होते हैं, अर्थात ये अम्ल होते हैं। ठीक है ना। अब देखो अम्लीय विलयन क्या होते हैं इसके बारे में वैसे हम पढ़ेंगे, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा समझ लेते हैं कि जो अम्लीय विलयन होते हैं ना ये जल में घुलने पर क्या देते हैं? एच पॉजिटिव आयंस देते हैं। जैसे हम अम्ल को जब जल में घोलेंगे ना तो ये क्या करते हैं? एच पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन में कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका एसिटिक अम्ल है, CH3COOH। ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके क्षार होते हैं। अब देखो क्षारीय विलयन के बारे में बात करते हैं। तो क्षारीय विलयन जल में घुलकर क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं। क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं। और जो अम्लीय विलयन है वो क्या देता है? H पॉजिटिव आयंस देते हैं। इतना आपको याद रखना है, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण। अब जो अम्ल और क्षार हैं इसकी हम रासायनिक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ हवक्रिया। ठीक है ना। देखो जो अम्ल और क्षार होते हैं वो धातु के साथ किस प्रकार से अवक्रिया करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में बात करेंगे। जो अम्ल है, जैसे ये क्या है आपका? अम्ल है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है ना। ये फॉर्मूले आप याद कर लेना। ठीक है ना। जो मैंने पिछले पेज पे लिखे थे ना इनको आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको काम देंगे। ठीक है ना। और ये क्या होता है? ये धातु। अब धातु आप और भी ले सकते हो। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर और भी जैसे धातु हैं तो वो भी ले सकते हो। ठीक है ना।
तो जब आपस में जब जो अम्ल है जब धातु के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, जिसे बोलते हैं जिंक सल्फेट प्लस H2, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी अम्ल के साथ अपक्रिया। अब हम क्षार के साथ अपक्रिया पढ़ते हैं, NaOH, ये क्या होता है आपका, क्षार होता है, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी भी धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, Na2ZnO2, जिसे बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट, ठीक है ना, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या, इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि जब अम्ल और क्षार धातु के साथ अपक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। और यह अपक्रिया है ना, इसको आप इस तरीके से, जो ये वाला डायग्राम है ना, जो आपका एक्सपेरिमेंट किया गया है, इस तरीके से आपको समझ सकते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ है कि जिंक के टुकड़े लिए हैं और इसमें क्या डाला है, अम्ल डाला है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है ना ये आपका ये वाला सल्फ्यूरिक अम्ल, ये डाला है, ठीक है ना। तो डालने के बाद क्या होता है, इसका कॉर्क के माध्यम से इसमें से गैस निकलती है, वो कौन सी, हाइड्रोजन गैस होती है। और इसको जब हम साबुन के पानी से या विलयन से इसको प्रवाहित करते हैं या निकालते हैं तो इससे क्या होता है, कुछ बुलबुले निकलते हैं, और जब इन बुलबुलों के पास में क्या लाते हैं, जल जाते हैं, तो एक आवाज़ होती है जिसे वो जो होती है फटफट की आवाज़ होती है, ठीक है ना। और वो आवाज़ किसके कारण होती है, हाइड्रोजन गैस का जो दहन होता है उसके कारण ये आवाज़ होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि अम्ल क्षार जब धातु के साथ अपक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इतना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है आपका, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया कैसे करते हैं, ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं। जैसे एक प्रश्नावली है जिसमें हमने क्या लिया, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट यानी कि धातु के पे आप कोई भी धातु ले सकते हो, जैसे सोडियम है, जिंक है, कोई भी धातु ले सकते हो, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम लिया है, ठीक है ना। धातु आपकी बुक में सोडियम ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो Na2CO3 हो गया, कार्बोनेट हो गया ना, सोडियम कार्बोनेट, प्लस किसके साथ अपक्रिया करानी है हमें, अम्ल के साथ करानी है ना, HCl अम्ल, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अपक्रिया करते हैं ना, अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण NaCl प्लस H2O CO2 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे Na2 यहाँ पे 2 हैं और Cl यहाँ पे P कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के कितने यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 हैं, तो यहाँ से हम एक ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाता है, जलकाणु बन जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी रह जाती है, 2 रह जाती है ना, तो CO2 निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी तरीके से हम पर्सनली बी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं, क्या लेते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो धातु की जगह हम क्या ले लेंगे, सोडियम ले लेंगे, ठीक है ना, और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। जब इसकी हम अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, ठीक है ना, तो को दो का यहाँ पे जो हुआ है ना प्रयोग, तो वो अपक्रिया को संतुलित करने के लिए किया गया है, ठीक है ना। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, उसको आप और देख लेना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब आपस में जब अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, 2NaCl प्लस H2O CO2 बनता है, ठीक है ना। ये है अम्ल के साथ अपक्रिया। देखो इसके बाद एक अपक्रिया और भी दी है इसमें, जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, यहाँ से एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो CaCO3 प्लस H2O। अब जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि CO3 किसका सूत्र है, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे दे देता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो CaCO3 है वो आपके लिमस्टोन, चौक और मार्बल तीनों का ही फॉर्मूला होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। तो इस अपक्रिया से क्या स्पष्ट होता है, जो अपक्रिया है ना, इनसे क्या स्पष्ट होता है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जैसे ये क्या बनाया था, लवण बनाते हैं, और CO2 बनाते हैं और जल बनाते हैं, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो अम्ल और क्षार की आपस में अपक्रिया। जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तब क्या होता है, ठीक है ना। बहुत ही ये अपक्रिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% आती है, ये आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती है, इसलिए आप इसको रट के जाना है, ठीक है ना, अब की बार। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले
जो अम्ल एवं क्षार है ना आपस में अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ऐसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जो अम्ल है और क्षार है वो आपस में अपक्रिया करते हैं और अपक्रिया करने के बाद किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अपक्रिया को उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे अम्ल प्लस क्षार दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसको हम सूत्र के द्वारा भी समझते हैं, जो इक्वेशन है इसके द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि HCl अम्ल हो गया, ठीक है ना, और NaOH ये क्या हो गया आपका, क्षार हो गया। जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो ये आपस में क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं, और ये होते हैं वो क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये अपक्रिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जो अम्ल है, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल के साथ धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया। ठीक है ना, जैसे धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है ना, सीधा आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल के साथ धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया का समीकरण लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो धातु ऑक्साइड क्या कोई भी धातु ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप Cu ही लो। ठीक है, और भी धातु ले सकते हो। ठीक है ना, तो CuO+2HCl। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जब ये आपस में अपक्रिया करते हैं तो Cu और क्या हो जाता है, यहाँ पे Cl कितनी है, 2 है ना, तो CuCl2 प्लस क्या बन जाता है, H2O जल बन जाता है। ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड जो कैसे रंग का होता है, नीले हरित रंग का होता है। ठीक है ना, अब देखो तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अपक्रियाएं। ठीक है ना, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते। ठीक है ना, जो पीतल और तांबे ये क्या होते हैं, आपके धातुएं होती हैं, ये क्या होती हैं, आपकी धातुएं होती हैं। जबकि दही और खट्टे ये क्या खट्टी पदार्थ ये क्या होते हैं, आपके अम्ल होते हैं। तो जो अम्ल होते हैं ना वो धातुओं के साथ अपक्रिया करने पर लवण बनाते हैं, आपने पढ़ा था पहले। ठीक है ना, लवण बनाते हैं, लेकिन जो लवण बनता है ना वो कैसा होता है, विषैला होता है। कैसा होता है, जो लवण बनता है ना, जो लवण बनता है वो कैसा होता है, विषैला होता है। विषैला होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है ना, तो इसलिए खट्टे पदार्थों को इन बर्तनों में नहीं रखा जाता। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर, धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। हमने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ अपक्रिया करने पर कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है ना, और एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो जो धातु है ना, जैसे धातु धातु मतलब हमने क्या लिया था वहाँ पे, जिंक लिया था ना, Zn जिंक प्लस अम्ल के साथ अपक्रिया, तो अम्ल वहाँ पे हमने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, याद है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। जब ये आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट प्लस और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो यही पूछा था आपसे, जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे, जैसे जब हमने वो प्रयोग पढ़ा था ना, उसमें जो आपका जिंक था, जब जिंक में हमने क्या डाला था, अम्ल डाला था, तो अम्ल डालने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस को किस में प्रवाहित करते हैं, जो साबुन का विलयन है ना उससे प्रभावित करते हैं, तो बुलबुले निकलते हैं, और बुलबुले के पास में क्या लेके आते हैं, जल्दी मोमबत्ती लाते हैं तो फटफट की आवाज आती है। तो इससे पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है उसका दहन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक A तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में 1 से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, कोई धातु यौगिक लेना है। धातु यौगिक क्या होता है, जैसे कि CuCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया हमने। ठीक है ना, अब इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे हम, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है ना, एरो।
जब हम इस अभिक्रिया को करेंगे ना तो इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले क्या बनेगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है ना। और क्या बनता है H2O, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ से एक ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है ना। H2 बन जाएगा प्लस CO2, ठीक है ना, CO2। तो इस अभिक्रिया में जो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है ना, बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और इसका संतुलित रासायनिक समीकरण ये है, इसका जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। इतना आपकी समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकलती आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रभाव हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। देखो जैसे मान के चलते जो अम्लीय विलयन है वो विद्युत धारा का प्रवाह करता है, जबकि जो एल्कोहल है, ग्लूकोज है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसको हम समझते हैं। देखो अम्लों में इसलिए होता है क्योंकि अम्लों में क्या होते हैं, धनायन होते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, ठीक है ना। धनायन होते हैं, इससे क्या होता है कि जो इनका विलयन है, जो अम्ल का जलीय विलयन है, वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस देता है, H पॉजिटिव आयंस देता है, ठीक है ना। जबकि जो आपका एल्कोहल और ग्लूकोज है वो H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इतना आपको यहाँ से समझना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको भी पढ़ लेना, ये भी कोई वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद इसमें आपके कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट है नहीं। यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको हम हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है HCl आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। वही क्वेश्चन आ गया ना, क्योंकि जो HCl क्या होती हैं, ये आपके अम्ल होते हैं, अम्लीय विलयन होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, जलीय विलयन में यह H पॉजिटिव आयंस देते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं, जिसके कारण इनके जो विलयन है वो अम्लीय प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। देखो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो H पॉजिटिव आयंस देता है, अभी हमने पढ़ा था, H पॉजिटिव आयंस देता है, जिसके कारण यह विद्युत का चालन करता है। इतना आपको याद करना है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती, ठीक है ना। तो वो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है ना, वो क्या होती है, एक तरीके से आयनित नहीं होती, शुष्क है ना, इसलिए ये आयनित नहीं हो पाती, अर्थात ये H पॉजिटिव आयंस नहीं देती। जब ये H पॉजिटिव आयंस नहीं देगी तो अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करती है। तो इसके कारण क्या होता है कि यह जो लिटमस पत्र है ना, शुष्क जो लिटमस पत्र है, इसके रंग को परिवर्तित नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि ये शुष्क होता है, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस नहीं दे पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल को तनकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, ठीक है। इसका आपको आंसर देना है। तो वो अम्ल को तनकृत करते समय हमें ये ध्यान रखा जाता है कि हमेशा हमको जल में क्या मिलाना चाहिए, अम्ल मिलाना चाहिए। जैसे ये एक बीकर है और इसमें आपका क्या है, जल है, तो आपको जल में क्या मिलाना चाहिए, अम्ल मिलाना चाहिए। क्यों मिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर क्या क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। और जल को हिलाते समय जब अम्ल को मिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जब हम अम्ल में क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। अब ऊष्मा निकलती है तो जो बीकर है या कोई पात्र है तो उसको फटने का डर रहता है, इसलिए क्या होता है कि अम्ल में जल नहीं मिलाते, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्ल के विलयन को तनकृत करते समय हाइड्रोनियम आयंस की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। देखो अम्ल को तनकृत करने पर, जब हम अम्ल को तनकृत करेंगे या इसको तनु करेंगे ना, तो हाइड्रोनियम आयंस का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयंस की मात्रा तो उतनी ही है ना,
और जिसके कारण क्या होता है, इसका आयतन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयंस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। जबकि जैसे आपका दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या एक प्रकार का क्षार है। जब क्षारीय विलयन में आप क्षार मिलाते हो तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन्स की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है, अर्थात इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्षार में क्षार मिलाने पर क्या होता है, इसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है ना, ठीक है। और इसके बाद आपके पीएच मान आ जाता है। पीएच स्केल होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, इसको कहते हैं पीएच स्केल। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, यह एक बना है आपका पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में एक तरफ तो हो रही है वृद्धि और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी। तो इसको दर्शाने के लिए किसका विकास किया गया है, पीएच स्केल का विकास किया गया है। ठीक है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल में जो पी होता है वो एक सूचक होता है जिसको बोलते हैं पुशांश। ठीक है ना, जो जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। ठीक है ना, इसको हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, वह स्केल जहाँ पर अम्ल व क्षार की प्रबलता का मापन किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो अम्ल होता है और क्षार होता है उसकी प्रबलता का मापन किया जाता है। किस पर किया जाता है, पीएच स्केल पर किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से लेकर 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच स्केल में जो संख्या लिखी होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर 14 तक स्टार्ट होती है, 14 तक होती हैं। ठीक है ना, अब इस थोड़ा पीएच स्केल को भी समझ लेते हैं। तो इसमें देखो एक मध्य बिंदु क्या है, इसमें 7 है। ठीक है ना, तो 7 के जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ना, ये होता है अम्ल वाला पार्ट। ठीक है ना, और जो राइट वाला पार्ट होता है ये वाला पूरा, ये होता है 4 वाला। जैसे ही हम 7 से नीचे जाते हैं, 7, 6, 5, 4, ठीक है ना, तो इस तरीके से जाने पर क्या होती है, जो अम्लता होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है ना, इसी तरीके से बात करते हैं इधर की साइड वाले। तो इधर की साइड में जो H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। जब H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में कमी होती है तो जो क्षारक प्रकृति है वो क्या जाती है, बढ़ जाती है। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये होता है उदासीन वाला, ना तो यहाँ पे अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इसके बाद हम बात करेंगे अब इम्पोर्टेंट पीएच मान। तो यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में पीएच मान पूछा जाता है और ज़्यादातर आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और नहीं पूछा जाता है इन्हीं पीएच मानों में से आपको किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जठर रस के बारे में। इसका पीएच मान कितना होता है, लगभग यदि आपको 1.2 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि लगभग 1.2 तो आपको यही सही करना है। ठीक है ना, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है। ठीक है ना, नींबू के रस की बात करें तो इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, 2.2 होता है। कितना होता है, 2.2 होता है। शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है। रक्त की बात करें तो 7.4 होता है, ये आपका मोस्ट है। ठीक है ना, तो जो ब्लड है इसका जो पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं तो इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है, याद कर लेना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान है वो कितना होता है, लगभग 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। ठीक है ना, तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, अधिक संख्या में H पॉजिटिव आयंस उत्पन्न करने वाले अम्ल। ऐसे अम्ल जो H पॉजिटिव आयंस अधिक उत्पन्न करते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके प्रबल अम्ल होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल। कम H पॉजिटिव आयंस उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, CH3COOH, H2CO3। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारा शरीर है 7.0 से 7.8 परास के बीच में कार्य करता है। यदि हमारे शरीर का पीएच मान इधर से ऐसे जो दिया है ना 7 से 7.8 से ज़्यादा होता है या कम होता है तो हमारा शरीर कैसा होता है, इनबैलेंस हो जाता है, जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है शरीर का, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वर्षा के जल का जो पीएच मान है जब 5.6 से कम हो जाता है, जैसे मान के चलते हैं जैसे जल का पीएच मान है या वर्षा के जल का पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा कैसी हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। कैसी वर्षा हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है, ठीक है ना। अब अम्लीय वर्षा हो गई है तो अम्लीय वर्षा का जल जब क्या होता है, नदियों में जाता है, तो अम्लीय वर्षा का जल कहाँ पे जाएगा, नदियों में जाएगा। अब नदियों में जाने से नदी का जल कैसा हो जाएगा, वो भी अम्लीय हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, ऐसी नदी में जलीय जीवधारी की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। जो जल में रहने वाले या नदी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या हो जाती है, उनकी जो उत्तरजीविता है वो कठिन हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ से आपको पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाचन तंत्र का जो पीएच है इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हमारा उदर होता है, जैसे हमारा स्टोमच होता है ना, स्टोमच में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जिसके कारण हमारा जो भोजन है वो पच जाए, ठीक है ना। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है तो ये हमारे पेट को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अपच की स्थिति में जैसे भोजन नहीं पचा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उदर होता है जो हमारा स्टोमच है ना अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है, अधिक मात्रा में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आपकी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो हमारा स्टोमच है, स्टोमच में दर्द एवं जलन होता है। आपने कभी देखा होगा जब एसिडिटी होती है तो हमारे जो उदर है, पेट है, उसमें क्या होता है, दर्द या जलन होता है, ठीक है ना। तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड्स जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अम्ल है तो इसको हमें क्या करना है, उदासीन करना है, तो उदासीन के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, क्षार का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग करना पड़ेगा, क्षार, एंटासिड्स का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एंटासिड्स के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन करता है। जो हमारा पेट में अम्लता है ना उस अम्लता को क्या करता है, उदासीन कर देता है और क्या करता है, क्षारीय माध्यम बना देता है, या कह सकते हैं इसको उदासीन कर देता है। क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय होता है दांतों का नष्ट होना, ठीक है ना, या क्षय होना। जैसे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, जैसे हमारे मुंह या कह सकते हैं लार का पीएच मान क्या होता है, 5.5 से कम हो जाता है, अर्थात अम्लीय हो जाता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो दांतों का जो क्षय है वो प्रारंभ हो जाता है, जो दांत होते हैं हमारे वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। दांतों का इनेमल, इनेमल जानते हो आप, इनेमल होता है ये हमारे दांतों पर जो वाइट कलर का होता है ना, ये जो दांतों पर वाइट कलर का होता है वो होता है आपका इनेमल, ठीक है ना। इनेमल है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह जल में नहीं घुलता। तो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, इनेमल है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब क्या होता है कि मुंह के पीएच का मान जब क्या होता है 5.5 से कम हो जाता है तो कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। वैसे तो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट है, लेकिन क्या होता है जैसे ही हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो ये संक्षारित होना प्रारंभ हो जाता है, नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इसका उपाय क्या है, लेकिन भोजन के बाद मुंह को साफ करने से दंत क्षय को रोका जा सकता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो कोलगेट या आपके टूथपेस्ट आते हैं ना उनमें क्या होता है वो क्षारीय आते हैं, जिसके कारण जो मुंह का पीएच मान है उसको उदासीन कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन। बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं उनके द्वारा कुछ केमिकल्स या कह सकते हैं अम्ल उत्सर्जित किए जाते हैं, जैसे पौधे भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं आगे।
मधुमक्खी की बात कर लेते हैं। तो मधुमक्खी का जो डंक है वो एक अम्ल छोड़ता है जिसे हम मेथनोइक अम्ल कहते हैं, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जैसे मधुमक्खी की बात करते हैं तो इसका जो डंक में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन होता है। लेकिन इसका उपाय क्या है? जो मधुमक्खी क्या छोड़ रही है, एक अम्ल छोड़ रही है, तो इसको हमें उदासीन करना है। तो उदासीन कैसे करोगे आप? क्षार के द्वारा। किसके द्वारा करोगे? क्षार के द्वारा। तो किसका हम उपयोग करेंगे? बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे। बेकिंग सोडा क्या होता है? एक प्रकार का दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। इसी तरीके से बात करेंगे नेटल। नेटल एक प्रकार का प्लांट है। क्या है? प्लांट है, पशु नहीं है। ये एक प्रकार का प्लांट है का जो इसमें भी डंक जैसी संरचनाएं होती हैं। इनके द्वारा भी क्या होता है? मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं। मेथनोइक अम्ल होता है इनमें, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जिनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है ना। तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिरका की। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। इनको याद कर लेना, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संतरा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखो संतरा और जो आपका है नींबू, दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे संतरा और नींबू, इन दोनों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। इमली की बात करते हैं तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही की बात करते हैं तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी का डंक और नेटल, दोनों में क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। लवण, साल्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। जो अम्ल होता है और क्षार होता है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। जैसे उसको हम इक्वेशन की सहायता से समझते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH। HCl क्या है आपका? अम्ल है। और NaOH क्या है आपका? क्षार है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे महत्वपूर्ण लवणों के बारे में। कौन कौन से महत्वपूर्ण लवण होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले है व्यंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, ठीक है ना। नेक्स्ट है धोने का सोडा, Na2CO3.10H2O। फोर्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O, ठीक है ना। आगे की वीडियो में हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे बनाने की विधि, उपयोग के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ आपके महत्वपूर्ण कुछ लवण भी दिए हुए हैं। जैसे आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि कुछ लवणों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे पहला है सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है NaCl। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है ना। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। जिंक सल्फेट ZnSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO Na। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है ना। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है क्लोर क्षार प्रक्रिया को चित्र की सहायता से विस्तार से समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है? सोडियम क्लोराइड NaCl होता है के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या? NaCl वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जैसे NaCl का क्या लिया हमने? जलीय विलयन लिया। जब इसको हम विद्युत धारा प्रवाहित करते, जब इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित हो जाता है। वियोजित हो जाता है, क्या बनाता है? NaOH। यहाँ से Na आ जाता है और OH इसमें से आ जाता है, तो 2NaOH। Cl2 बनती है, क्योंकि यहाँ Cl के दो हैं, Cl2, ठीक है ना। और हाइड्रोजन बनती है, ठीक है। इस तरीके से होती है क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसको हम चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे ये आपका डायग्राम होता है क्लोर क्षार प्रक्रिया का,
ठीक है ना। ये डायग्राम होता है क्लोर क्षार प्रक्रिया का, किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिया, नमक का घोल अर्थात NaCl का हमने जलीय विलयन लिया, इस तरीके से हमने जलीय विलयन लिया, ठीक है ना। जब जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो इसका अपघटन होता है, तो अपघटन होने पर क्या बनता है, NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो क्या होता है वो इससे बाहर निकल जाता है NaOH, ठीक है ना। और क्या बनता है, Cl2 बनती है और हाइड्रोजन बनती है। जो Cl2 होती है वो आपको एनोड की तरफ आ जाती है, जो आपका एनोड है ना, Cl2 एनोड की तरफ आ जाती है, और H2 है वो आपके कैथोड की तरफ आ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और Cl क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, ठीक है ना। Cl है वो इस द्वार से निकलती है और हाइड्रोजन है वो इस द्वार से निकलती है। इनका उपयोग क्या होता है, Cl2 और H2 का, देखो Cl2 का उपयोग क्या होता है, जल की स्वच्छता करने में इसका उपयोग किया जाता है, स्विमिंग पूल में है ना, PVC रोगाणुनाशक में किया जाता है, CFC में और कीटनाशक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का किस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मार्गरीन के रूप में, खाद के रूप में, ठीक है ना। इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, इसको चित्र की सहायता से समझाइए, तो आप इस तरीके से समझा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, इनको रट लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बनाने की विधि, ठीक है ना। क्या होती है, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। पर क्लोरीन की क्रिया की जाती है, जब बुझे हुए चूने पर किसकी क्रिया की जाती है, क्लोरीन की क्रिया की जाती है, तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे इक्वेशन क्या होती है इसकी, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना है, जब इस पर क्लोरीन की क्रिया की जाती है, किसकी क्रिया की जाती है, क्लोरीन की क्रिया की जाती है, तो क्या बनता है, CaOCl2। कैसे बनता है, जैसे Ca यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ से एक ऑक्सीजन लेते हैं CaO और यहाँ से Cl2, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, एक ऑक्सीजन रह जाती है और दो हाइड्रोजन के रह जाते हैं, जो किसके रूप में निकलते हैं, जल के रूप में निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से व्यंजक चूर्ण बनता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है, जो व्यंजक चूर्ण होता है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, ऑक्सीडेशन के रूप में, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए यहाँ ऑक्सीडेशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, किससे मुक्त करने के लिए, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है, व्यंजक चूर्ण में कोई दिक्कत, चलो ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, इसको हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी बनाने की विधि क्या होती है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, क्या लिया हमने, NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अमोनिया तथा CO2 गैस से क्रिया द्वारा NaHCO3 का निर्माण किया जाता है। जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसके साथ साथ क्या होता है, अमोनिया होता है और CO2 गैस की क्रिया की जाती है। इसके द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, और एक होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इनका निर्माण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम जो बेकिंग सोडा है इसके हम उपयोगों के बारे में बात करते हैं। तो पहला उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, अर्थात जो आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा का, है ना। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंटासिड्स का एक संघटक है, क्षारीय होने के कारण यह पेट की अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, ठीक है ना। तो जैसे पेट की अम्लता है को क्या करता है, एक तरीके से उदासीन करने का कार्य करता है, क्योंकि ये क्षार होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जब बेकिंग सोडा NaHCO3 पर अम्ल की क्रिया की जाती है तो लवण व CO2 गैस बनती है। जैसे मान के चलते हैं NaHCO3 पर किसकी क्रिया की जाती है, अम्ल की क्रिया की जाती है, तो किसका निर्माण होता है, NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 गैस का उपयोग पाव रोटी या केक हो सकता है बनाने में किया जाता है। मतलब पाव रोटी होती है, जो केक होती है, उसको बनाने में उपयोग किया जाता है, जिसके कारण यह मुलायम कैसी हो जाती है, मुलायम वो स्पंजी हो जाती है। वो किसके कारण होती है, CO2 गैस के कारण
होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धोने का सोडा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इसकी बनाने की विधि क्या होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं 4 विधि बताऊंगा बनाने की विधि, जैसे कि व्यंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये चारों की विधि और इनकी उपयोग आपको बिल्कुल रट के जानी है, ठीक है ना। तो इसकी बनाने की विधि पढ़ लेते हैं। जैसे बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, जो हमने पिछला पढ़ा था ना बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा इसका पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसे कि मान के चलते हैं हम, ये क्या है आपका बेकिंग सोडा, क्या है आपका बेकिंग सोडा है। हमने बेकिंग सोडा को क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब इस सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं हम, क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण करने से क्या हो जाता है, क्या बनता है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बनता है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसमें किस H2 कितने अणु होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है बनाने की विधि। अब धोने के सोडे के कुछ उपयोग भी होते हैं। पहला उपयोग है इसका, इसका उपयोग कागज, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये 4 आपके लिए उपयोग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CaSO4 हाफ H2, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। अब इसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। क्या होता है, CaSO4.2H2O को जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CaSO4.5H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। समझ में आ जाए, इसको और विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे, ठीक है ना, जैसे मान के चलते हैं जिप्सम लिया हमने, क्या लिया, जिप्सम लिया। अब जिप्सम को क्या करते हैं, 373 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो जल का अणु है ना, ये वाला जल का अणु है, तो जल के अणुओं को त्यागता है। त्यागने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्लस जल का अणु निकल जाता है, ठीक है ना। तो जो बनता है ये क्या होता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसके उपयोगों के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जो हड्डी टूट जाती है ना, तो उनको स्थिर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एक तो। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो 4 जो मैंने लवण बताए थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो लवण है ना, ये चारों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से आपको परीक्षा में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो को देखकर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।